Hello students, we have already learned about the definition of transition element in our last video. So today we will learn more about transition elements. So today we will talk about general properties of the transition elements or D block elements. Before studying the properties of transition metals, there are few things which you should keep in mind because these things will be helpful in solving the problems related to general properties of transition metals and also for better understanding of the concept. So you all are aware about the position of transition metals in the periodic table. Now we will discuss about the position of transition metals with respect to each other. तो अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं. इसमें फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक वी हैव 3D सीरीज, फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम वी हैव 4D सीरीज, while from lanthanum to mercury we have 5D सीरीज. 6D सीरीज के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट. तो हम मेनली 3D, 4D और 5D सीरीज के बारे में बात करेंगे. अब हम देखेंगे ऐसे कुछ एलिमेंट्स कि उनकी क्या पोजीशंस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उनकी कन्फिगरेशन क्या है. ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. ये जो तीनों एलिमेंट हैं दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 12 और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है N-1 D10 NS2. अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स की बात करें तो इन तीनों एलिमेंट्स का d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है. नेक्स्ट आता है मैंगनीज एंड टेक्नीशियम. ये दोनों ही एलिमेंट्स they belong to group number 7 with electronic configuration N-1 D5 NS2. इसी तरह से आते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन. तीनों ही एलिमेंट्स ग्रुप 6 को बिलोंग करते हैं और तीनों ही एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल होती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है N-1 D5 NS1. और एक और एलिमेंट है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो है वेनेडियम. वेनेडियम क्रोमियम से पहले आता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3D3 4S2. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है लैंथनम के बारे में. लैंथनम से अगर आप देखेंगे HF तक, HF का मतलब है हेफनियम. 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स यहाँ नहीं हैं बिकॉज दे बिलोंग्स टू 4F सीरीज या लैंथेनॉइड सीरीज. तो ये जो हेफनियम है HF, इसको फिल करने से पहले हमारे 4F ऑर्बिटल्स फिल होते हैं. तो ये जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं इसमें 5D से पहले 4F ऑर्बिटल्स को भरा जाता है. तो आपने इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि 5D सीरीज में 4F ऑर्बिटल्स को भरा जाता है, उसके बाद 5D ऑर्बिटल्स को फिल करा जाता है. सो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है जर्कोनियम एंड हेफनियम. ये दोनों ही एलिमेंट्स ग्रुप 4 के हैं और जर्कोनियम 4D सीरीज को बिलोंग करता है जबकि हेफनियम 5D सीरीज को बिलोंग करता है. हेफनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4F ऑर्बिटल को पहले भरा जाता है, उसके बाद 5D ऑर्बिटल्स को भरा जाता है. देन आता है Nb और Ta. Nb का मतलब है नायोबियम और Ta का मतलब है टेंटलम. ये दोनों ही एलिमेंट्स 4D और 5D सीरीज को बिलोंग करते हैं. देन आपका आता है
मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। मोलिब्डेनम 4d सीरीज को बिलोंग करता है और जबकि टंगस्टन 5d सीरीज को बिलोंग करता है, लेकिन दोनों का ग्रुप नंबर एक ही है, दैट इज 6। तो दोनों ग्रुप नंबर 6 में आते हैं। तो अब आपने इन एलिमेंट्स के बारे में ध्यान से देख लेना है कि इनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में और इनके ऊपर या इनके नीचे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मीन इनके ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे जिंक के साथ कैडमियम है, मरकरी है। सिमिलरली मैंगनीज के साथ टेक्नीशियम है। अभी हमने जर्कोनियम देखा, जर्कोनियम के साथ HF यानी हैफनियम है। Nb मतलब नायोबियम के साथ टेंटलम है और मोलिब्डेनम के साथ टंगस्टन है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे बिकॉज दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जर्नल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ 3D सीरीज। तो यहाँ पे मैंने स्कैंडियम से लेके जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में कितने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से सिंबलाइज किया है। तो आप देख सकते हैं पहला स्कैंडियम आता है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर आता है टाइटेनियम, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन वेनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में वी हैव 6। उसके बाद आता है मैंगनीज, मैंगनीज में वी हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन आयरन 4। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में वी हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इन जिंक 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, फिर क्रोमियम के बाद से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी पॉइंट के बेसिस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। Now let's discuss about metallic character of transition metals। जैसा कि नाम में ही आता है transition metals, तो ये सारे जो metals हैं they show typical metallic properties except mercury। mercury liquid है। then आता है they have high tensile strength, they are ductile, they are malleable, they have high thermal and electrical conductivity एंड दे ऑल्सो हैव मेटालिक लस्टर। तो वो मेटल हैं तो इसलिए इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ना एक पॉइंट है जो मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, वो ये आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी जो पोजीशन होती है इट इज़ बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन बोला जाता है। बिकॉज व्हेन यू मूव फ्रॉम S टू P तो आपको D ब्लॉक एलिमेंट से होकर जाना पड़ता है, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्डनेस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स होते हैं। मेटल्स में इंटर एटॉमिक फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इज मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग में बोथ NS and N-1d electrons are involved। अब इस S या D ऑर्बिटल्स में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से जो आपका ट्रांजिशन मेटल है वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि आपको के लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस एलिमेंट में कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखें क्रोमियम, मोलिब्डेनम या टंगस्टन, इन तीनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं और तीनों ही एलिमेंट्स में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है
और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से दे आर द हार्डेस्ट मेटल अमंग अदर ट्रांजिशन मेटल्स। वाइल अगर आप जिंक, कैडमियम या मरकुरी की बात करें, दे आर सॉफ्ट मेटल। उनकी कन्फिगरेशन होती है N-1 D10 एंड NS2। तो उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से उनका मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और मेटालिक बॉन्ड वीक होने से दे विल बी सॉफ्ट मेटल्स। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देयर मेटालिक बॉन्ड इज वीक। और इसी तरह से क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के बारे में भी आ सकता है कि वाई दे आर द हार्डेस्ट मेटल इन द ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसमें हम लिखेंगे बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी हमें मेटालिक बॉन्डिंग को ध्यान में रखना है। तो हमने देखा जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप 3D सीरीज को देखें, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम या फिर फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक, तो आप देखेंगे फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, वाइल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग स्टार्ट होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। तो अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम में देखें तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज करता है। वाइल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक पेयरिंग स्टार्ट हो गई, उससे क्या हुआ? मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाएगा। वीक होने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो क्रोमियम से जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट घटता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो आता है मैंगनीज और टेक्नीशियम का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आता है, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आई होप अब आप इसको आंसर कर सकते हैं। यस, chromium has highest melting point because it has maximum number of unpaired electron, so it has stronger metallic bond। तो क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। Now you can see the graphical representation of melting points of transition metal. For representing 3D series we use red color, while for 4D series we used blue color, and for 5D series elements we have used green color. As I told you कि from scandium to chromium number of unpaired electron increase करते हैं, तो उसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड जो है इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर व्हेन यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। वाइल व्हेन यू मूव फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट शुड डिक्रीज, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस ट्रेंड। वो एक्सेप्शन है कि देयर इज अ डिप इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इन फर्स्ट सीरीज
and technetium in second series. You can see the dip. यहाँ पे ये टेक्नीशियम के लिए है, इसका मोलिब्डेनम से कम आना चाहिए था, बट जितना हम सोच रहे थे मेल्टिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा कम है. सिमिलरली इन केस ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का क्रोमियम से मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, पर आयरन से इट शुड बी हायर. तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था मैंगनीज का उससे भी ज़्यादा कम है. तो इसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि मैंगनीज या टेक्नीशियम के केस में दे हैव हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल which is a stable configuration. So might be electrons are tightly held to the nucleus and delocalization is less, so they are less involved in metallic bond formation. As a result, metallic bond is weaker. So due to this, melting point is lower than expected. Now we will talk about enthalpy of atomization. अब enthalpy of atomization क्या होती है? Actually it is the heat or energy required to break the metal lattice to get free ions. तो अगर हमारा metal lattice strong होगा, metallic bonding strong होगी, तो we require more energy to break the metal lattice. तो उसकी enthalpy of atomization ज़्यादा होगी. So we can conclude that greater the number of unpaired electron, stronger is the metallic bond, और metallic bond जितना strong होगा उतनी enthalpy of atomization will be higher. Now we will take some questions related to enthalpy of atomization. तो first question है, in the 3D series from scandium to zinc, enthalpy of atomization of zinc is the lowest. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा enthalpy of atomization किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. तो enthalpy of atomization डिपेंड करती है metallic bond पे, और metallic bond डिपेंड करता है number of unpaired electron पे. And in case of zinc, it has fully filled d orbital, mean it has no unpaired electrons. तो इसकी वजह से इसका metallic bond weakest होगा, और metallic bond weakest होने की वजह से it will have lowest enthalpy of atomization. Then next question आता है, how does vanadium की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, it is 3d3 4s2, mean it has 3 unpaired electron. It has highest atomization enthalpy instead of chromium which has 6 unpaired electron. तो अगर आप क्रोमियम को देखें उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 6 हैं, जबकि वैनेडियम के पास सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. फिर भी वैनेडियम की एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम से ज़्यादा है. इसका रीज़न आता है क्रोमियम की कन्फिगरेशन. क्रोमियम हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड डी सबशेल, और उसकी वजह से दीज 3D इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली टुवर्ड द न्यूक्लियस. सो delocalization of electron through metallic bonding will be less, resulting in weaker metallic bond, और metallic bond weak होने की वजह से इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. और फाइनली वैनेडियम की एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम से ज़्यादा आती है. Now we will take the next question. So question is, why do metals of second and third transition series have greater enthalpy of atomization than the corresponding metals of first series? सेकेंड सीरीज बोलते हैं 4D सीरीज को, और थर्ड सीरीज बोलते हैं 5D सीरीज को. तो ये कह रहे हैं कि 4D और 5D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज यानी कि फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा क्यों होती है. इसका आंसर ये है कि जो 4D और 5D सीरीज होती है उनमें वी हैव पुअर शील्डिंग ऑफ
f ऑर्बिटल्स, और f ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से देयर मेटालिक बॉन्ड इज मोर फ्रीक्वेंट या मच स्ट्रोंगर, एंड दिस इज द रीजन फॉर देयर ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. So next question is, the enthalpies of atomization of transition metals are quite high. Transition metals की enthalpy of atomization ज़्यादा क्यों होती है? तो आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा enthalpy of atomization उतनी ही ज़्यादा होगी. Now we will talk about atomic and ionic radii of transition metals. For that we will move along the series. Along the series का मतलब है we will move from left to right. Like अगर आप 3D series में हैं तो you will move from scandium towards zinc. अगर आप 4D series में हैं you will move from yttrium to cadmium, and in 5D series you will move from lanthanum to mercury. तो when you move along the series, तो electrons are being added into d orbitals, और d orbital की जो shielding होती है it is very poor, जिसकी वजह से effective nuclear charge जो है वो बढ़ जाता है. effective nuclear charge बढ़ने की वजह से मेटालिक रेडियस कम होगा, और मेटालिक रेडियस जितना कम होगा, एलिमेंट जितना कॉम्पैक्ट होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. सो व्हेन वी मूव अलोंग द सीरीज डेंसिटी इंक्रीजेस. और ये जो Z इफेक्टिव होता है ड्यू टू इट्स इंक्रीज अलोंग द सीरीज, इफ वी कंपेयर द साइज ऑफ आयंस ऑफ सेम चार्जेस, then the size decreases. Suppose you are comparing the size of chromium 2 plus, manganese 2 plus, iron 2 plus. तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, जो साइज है आयन का वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी कि अगर हम कंपेयर करते हैं सेम एलिमेंट के आयंस को बट विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, if we are comparing Mn2 plus with Mn3 plus, तो जो Mn2 plus है उसका साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू M3 plus. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, बिकॉज अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन रिमेन्स द सेम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर इफ चार्ज इज मोर. तो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर आपसे कभी पूछा जाए Fe2+ और Fe3+ में किसका साइज जो है वो बड़ा होगा, तो आंसर विल बी Fe2+, बिकॉज इन Fe3+ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर, ड्यू टू मोर ऑक्सीडेशन नंबर इट्स Z इफेक्टिव इज ऑल्सो मोर. नाउ वी विल कंपेयर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप. तो हम कंपेयर करेंगे 3D सीरीज़ के साइज़ को 4D से और 4D सीरीज़ के साइज़ को 5D सीरीज़ से. तो जब हम 3D सीरीज़ से 4D सीरीज़ में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इनटू नेक्स्ट एनर्जी लेवल, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव डिक्रीज करता है, और Z इफेक्टिव डिक्रीज होने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा. Similarly, when we move from 4D series to 5D series, तो जब आप 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो यहाँ पे भी एनर्जी लेवल जो है, एडिशनल शेल जो है वो इंक्रीज कर जाता है. बट यहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले आपको 4F में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. तो 4F में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है. पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, मीन एडिशनल शेल जो है वो साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो वो साइज घटाएगा. तो साइज ना बढ़ता है ना घटता है, इंस्टेड वो क्या रहता है, इट रिमेन ऑलमोस्ट सेम. और
इसको बोलते हैं लेंथनॉइड या लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लेंथनॉइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि साइज ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज इट इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अगर आप कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जो है 4D सीरीज के एलिमेंट को 5D सीरीज के एलिमेंट से अगर वो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो कंपेयर करें तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्कोनियम एंड हैफनियम, ये दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, लेकिन जर्कोनियम जो है वो 4D सीरीज का एलिमेंट है और हैफनियम 5D सीरीज का। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो इसका रीज़न पूछ सकते हैं। जर्कोनियम और हैफनियम की जगह पे वो NB का मतलब है नायोबियम या फिर जो है टेंटलम को भी कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं कि नायोबियम और टेंटलम का की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्यों। या फिर वो दे सकते हैं मोलिब्डेनम और टंगस्टन को, वो कह सकते हैं मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वाई। तो इसका आंसर वही सिंपल होगा कि इनका जो साइज है वो सेम है ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप ये लिख सकते हैं, या कई बार ये ना बोल के कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है वो पूछ सकते हैं, उनका साइज सेम क्यों है। तो उनका साइज सेम क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई से, हालांकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। There is a close similarity in physical and chemical properties of 4D and 5D series of transition elements much more than expected on the basis of usual family relationship। कह रहे हैं 4D और 5D सीरीज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा। तो उसका आंसर अब आपको पता है, उसका आंसर ये है कि 4D और 5D सीरीज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट इन सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ NCERT related to the topic what are transition elements। तो उस टॉपिक से रिलेटेड है ये। So first is why are transition elements called transition element। तो transition element को transition elements क्यों बोला जाता है, because of their position in the periodic table। They come in between S block elements and P block elements, that's why they are known as transition elements। और इसमें एक और चीज मेंशन करिएगा कि transition element have partially filled d orbitals। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द D block elements may not be regarded as transition elements। यस, इसका आंसर है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। They are not regarded as transition elements because they have fully filled d orbital in both their ground state as well as in their common oxidation states। And last question is in what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of non-transition elements। तो यहाँ पे आप देखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या खास बात होती है। यस, इसका आंसर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल, या ये कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द d ऑर्बिटल, while in non-transition element या तो उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो fully filled होता है, and the last electron enters s, p और f ऑर्बिटल, not d ऑर्बिटल। तो जो non-transition elements हैं they don't have d ऑर्बिटल or they have fully filled d orbital and the last electron enter either s, p or f। While in transition element the last electron enters the d orbital and they have partially filled d orbitals।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।